तो मेरे प्यारे शेर और चीतो, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 97 में, जहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर नंबर 9 को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सीधे साधे कंसेप्ट से, और उन्हीं कंसेप्ट्स को लेकर के हमको आगे चलना है। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में मैंने आपको कई सारी चीजें बताई इंट्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, कि वो केमोथेरेपी में, बायोलॉजिकली, ऑटोमोबाइल्स में, या फिर ऐसे भी जो कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जो कि हमको कई सारे थर्मोप्लास्टिक सेटिंग्स में या पॉलीमर्स में या अलग अलग ऐसे ड्रग्स में मदद करते हैं। वो सारे हमने चीजें इंट्रो में देखी कि इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। और ऑन द अदर साइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री देखा जाए तो फिर क्लासिफिकेशन देखा हमने कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ बॉन्ड्स होते हैं दो तरह के। एक मेटल आयन होता है जो कि बॉन्डेड होता है कुछ कंपाउंड से, जिसको कहा जाता है लिगेंड्स। ओके, तो ये फर्स्ट लेक्चर में सारी बातें हुई जो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं एक एक कर करके। अब ये सारी चीजें जो है बहुत आसान है, रीडेबल है और रीड के अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से मैं बस ले रहा हूं। ओके, सो वी आर जस्ट वॉशिंग द डस्ट अवे। ओके, तो क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि एक टॉपिक था जिसको मैं अगर इलेबोरेट करूं और अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अगर रिपीट भी हो रहा है तो आप लोग प्लीज ध्यान दे देना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक इस तरह का कंसेप्ट है जहां पे आपको समझना होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयोनाइजेबल उसमें से कितना चीज है। यानी कि बेसिकली अगर आप देखें कोई भी कंपाउंड ले ले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, कोई भी कंपाउंड ले ले। बेसिकली अगर मैं NaCl ले लूं, अगर इसको मैं आयोनाइज करूं, आयोनाइजेबल है, राइट। अपने कंपोनेंट आयंस में ये आयोनाइज हो जाएगा, जैसे कि Na+ और Cl-। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छे से ध्यान दो, समझ आएगा। देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसेप्ट है किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, अलग से चैप्टर दिया गया है तो बाकी कंपाउंड से तो अलग ही होगा ना, कुछ बात होगी अलग। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बाकी कंपाउंड से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस है और कई सारी थ्योरीज भी आई कि इसमें किस तरह का बॉन्ड एग्जिबिट करता है, इस तरह के कंपाउंड्स पिक्चर में कैसे आए, ये नए कंपाउंड्स क्यों हैं, और इस तरह का मेटल और एक लिगैंड का बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड होता है, एक्चुअली क्या शेयर करते हैं ये लोग, और सिर्फ मात्र इलेक्ट्रॉन शेयर करने से एक अलग तरह का स्ट्रक्चर कैसे पैदा हो जाएगा। कई सारे सवाल हैं, उसके कई सारे जवाब भी हमको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। सब्र रखो और इंटरेस्ट क्रिएट करो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम देखेंगे सबसे पहले नॉर्मल कंपाउंड की तरह ये आयोनाइज नहीं होता, आयोनाइज होता है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि क्या? एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन स्फीयर जो कभी चेंज नहीं होता, मतलब क्या? जिसका बॉन्ड हमेशा इंटैक्ट है। ओके, और एक यूनिट सेल की तरह पूरे कोऑर्डिनेशन मेटल में ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। हम टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले लें तो आपके लिए फैमिलियर भी रहेगा और आसान भी। और इन्होंने एक सॉल्व एग्जांपल भी दिया है सॉल्व करने को, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी यही एग्जांपल लिया था, बहुत आसान एग्जांपल है, K4FeCN6। अब आप लोग देख सकते हो Fe सेंट्रल मेटल आयन है, Cn ये एक लिगैंड है जो कि 6 तरफ से घेरा हुआ है और इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, और इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, सो इट इज डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कभी भी याद रखना, लिगैंड हमेशा जोड़ी में, पेयर में इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसा नहीं कि भाई चल तू 1 ले ले, तू 2 ले ले, तू 3 दे दे, भाई चल मेरे पास 1, ऐसा नहीं। पेयर में जाएंगे इलेक्ट्रॉन हमेशा। अगर तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, भाई साहब निकलो यहां से, नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे? पेयर में आएंगे। किससे? लिगैंड से। किसको? मेटल आयन को। ठीक है, और ये बाहर जो देख रहे हो ना आप, बाहर जो, ठीक है, इसको तड़ीपार किया हुआ है पोटेशियम को, है ना, ये बाहर जो देख रहे हो ये आयोनाइजेबल है, यानी कि यहां से टूट सकता है। ये कैसे यहां से टूटा? Na+Cl- में ये यहां से टूट सकता है। इसको आप कांस्टेंट समझ लो या यूनिट सेल समझ लो जो कि रिपीट होगा, या इसको एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ लो। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से। तो इसीलिए यहां से टूटेगा हमेशा, यानी कि यहां से आयोनाइजेबल है, और ये नॉन आयोनाइजेबल है टेक्निकल भाषा में। और टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो यही दिक्कत आएगी। द नॉन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज दिस एंड दैट, द आयोनाइजेबल पार्ट इट गोज दैट, द ट्रेंड इज दिस। ओके, सो थोड़ा भाषा की वजह से दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर तोड़ तोड़ के समझोगे ना, समझ में आएगा।
तो इसको आयनाइज कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। K4 FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैंने आयनाइज किया, 4K प्लस और FeCN6, इस पे ऊपर 4 माइनस चार्ज आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 4 प्लस उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आयनाइज। आपने देखा ये स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही रहा इंटैक्ट, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नॉन आयोनाइजेबल। नाउ विल सी वर्नर्स थ्योरी, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आखिरी में बोला था कि वर्नर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। अब वर्नर थ्योरी कुछ अलग नहीं है। वर्नर ने अगर 100 बात की एक बात बोलूं, यही बात बताई है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयोनाइजेबल चीज क्या है और नॉन आयोनाइजेबल चीज क्या है, उसने पहचान लिया था, ठीक है। बस और कुछ नहीं किया भाई। और उसके बाद बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि मुद्दे पे रोशनी डालना, बस वही है, और कुछ ऐसी अलग कोई थ्योरी नहीं है जो मैंने नहीं बताई हो या इंट्रोडक्शन में हमने नहीं सीखी हो, ठीक है। सो विल फर्स्ट रीड इट, वर्नर्स थ्योरी। एक डबल सॉल्टर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन वो ठीक है, मैं इसके बाद बता देता हूं, दैट्स नॉट मोर इन द लाइट। इन द लाइट जो टॉपिक है हमारे वर्नर भाई साहब, इनको ले लेते हैं पहले रिमांड में, ठीक है। क्या बोला देखो, अच्छे से देखो, ध्यान दो। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आई होप आई एम क्लियर, आवाज अच्छे से सुनो, ईयरफोन का वॉल्यूम बढ़ा लो, है ना। अनलाइक मेटल सॉल्ट्स, द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी विच इज आयोनाइजेबल एंड सेकेंडरी विच इज नॉन आयोनाइजेबल। अब देखो मैंने शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था पहले, तो अब समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या है पहला पोस्टुलेट, क्या है हमारे बंदे का कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब सीखोगे उसमें 2 तरह की वैलेंसी मिलेंगी। एक तो प्राइमरी वैलेंसी जो कि होगी आयोनाइजेबल, इसको आयोनाइज आप कर पाओगे, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो कि होगी इंटैक्ट, नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। आप समझने में शायद से थोड़ी सी आसानी हो रही होगी। सेकेंड पोस्टुलेट है आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज विच सैटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल। अब क्या बोला गया इन्होंने कि जो भी मेटल आयन है किसी भी स्फीयर में, प्राइमरी वैलेंसीज बाहर से क्या करती है, उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, और ज्यादा से ज्यादा वो लोग अनायंस ही होते हैं। अनायंस यानी कि क्या, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। और थर्ड पोस्टुलेट में उसने बोला सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज विच सैटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसीज एंड आर नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। जैसे कि मैंने बात करी ये वाली FeCN6 K4, सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। अब देखो इसमें K4 जो है ना, ये क्या है, ये है प्राइमरी वैलेंस यानी कि आयोनाइजेबल, यानी कि इसको आप लोग आयोनाइज कर सकते हो यहां से। और ये जो है ना, ये है सेकेंडरी वैलेंसी, डिनोट करता है CN, ठीक है। क्या डिनोट करता है, साइनाइड सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि नॉन आयोनाइजेबल है, यानी कि यहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी टूट नहीं पाएगा। ये एक पोस्टुलेट है, ओके। इसको पकड़ करके चलो, इसी धारणा को फॉलो करना है आगे। द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ अ मेटल आयन आर फिक्स्ड एंड सैटिस्फाइड बाय आइदर अनायंस और न्यूट्रल लिगैंड्स। सो लिगैंड्स विल बी अनायंस और न्यूट्रल, एनीथिंग। नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर. So the number of secondary valencies, so number of electrons required, okay, valency का मतलब क्या है बेसिकली, जो बेसिक मीनिंग है वही यहां भी लागू होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल और टू सेटिस्फाई द ऑक्टेट, दैट इज वैलेंसी, हियर सेकेंडरी वैलेंसी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है. और चौथा पॉस्टुलेट ये है कि सेकेंडरी वैलेंसीज हैव अ फिक्स स्पेशियल अरेंजमेंट. इनका क्या होता है, फिक्स स्पेशियल अरेंजमेंट, कि भाई साहब यार 6 लिगैंड्स है, तो ये नहीं कि मतलब Fe के आसपास ये लग जाओ, तू ऐसे लग जा, तू आ जा भाई बगल में, अच्छा तू फिट नहीं हो रहा, तू यहाँ आ जा मेरे बगल, ऐसा नहीं होता, ठीक है. ये सब नहीं चलेगा. क्या होता है, इनका स्पेशल अरेंजमेंट एक फिक्स होता है. और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, अगर 4 लिगैंड्स है तो फिर एकदम इंटैक्ट टेट्राहेड्रल में आएंगे या फिर स्क्वायर प्लेनर में आ जाएंगे अच्छे से, है ना. अब 4 लिगैंड्स का है तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है या तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है, अगर 4 लिगैंड्स किसी मेटल एटम को घेरे हुए हो. सो इस तरह से चीजें होती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. तो काफी आसान 4 पोस्टुलेट है और जो जानकारी आपको पहले से पता है उसी को थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया है. सो ओके, इट विल बी वेरी इजी टू स्टडी. तो चलो यहां पे एक देख लेते हैं.
एग्जाम्पल दिया गया इन्होंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, ठीक है, उसको हम लोग कर लेंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, इसको मैंने पिछले क्लास में शायद से सॉल्व किया था कि चार्ज नंबर हमको कैलकुलेट करना है। चार्ज नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज नंबर, यानी कि उस पर चार्ज क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल आयन की, और उसके बाद लिगैंड, लिगैंड कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले हम लोग FeCN6, इसको लिख लो आप लोग, इसको लिख लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर इसको जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उतनी रिवीजन होती रहेगी, कंसेप्ट भूलेंगे नहीं। FeCN6 और इसके ऊपर 4- चार्ज है, तो इसका चार्ज नंबर हो गया -4, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। फिलहाल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का है +2 जो कि दिया गया है, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, उसको फाइंड करना है, और चार्ज दिया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe और प्लस लिगैंड के ऊपर चार्ज क्या है, Cn के ऊपर माइनस चार्ज है, और ये 6 लिगैंड्स है, तो 6 × -1, ओके। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो तो आपको आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा Fe का, जो कि +2 आता है। तो उसी तरह से हम लोग अनसॉल्व्ड वाला एग्जांपल भी कर लेंगे, और यहां पे आप लोग देख सकते हो, शायद से मुझे चार्ज नंबर कैलकुलेट करना है। अ कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ कोबाल्ट 3, अब समझ लो ऑक्सीडेशन स्टेट सीधा सीधा दिख रहा है +3, ठीक है। तो इसको लिख लो आगे, एंड कंसिस्ट ऑफ 4 NH3 मॉलिक्यूल्स एंड 2 Cl आयंस एज लिगैंड्स। सारे के सारे लिगैंड है, कोई भी क्या प्राइमरी वैलेंसी में नहीं आ रहा है, सारे सेकेंडरी वैलेंसी में बैठ रहे हैं, क्योंकि क्या बोला इन्होंने, NH3 के जितने एटम्स है और Cl के भी जितने एटम्स है, सारे के सारे लिगैंड्स है। तो देख सकते हो व्हाट इज द चार्ज नंबर एंड फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अब हमको चार्ज नंबर कैलकुलेट करना है पहले तो, ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या आएगा। अब हमारे पास देखो सीधे सीधे 2 Cl- आयन के लिगैंड्स है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और मेरे को जितने चार्ज लिगैंड्स पता है वो 2 हैं। NH3 के ऊपर कोई चार्ज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको कंसिडर मत करना प्लीज। तो फॉर्मूला के अनुसार चार्ज नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस जितने भी चार्ज लिगैंड्स है मेरे पास। ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरे पास +3, चार्ज लिगैंड्स है मेरे पास 2 जिसके ऊपर -1 है, सो फिर 2 × -1, ये आ जाएगा 3 - 2 1 +1, ठीक है। तो +1 आ जाएगा चार्ज नंबर। और अब कोबाल्ट का सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दो, सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोबाल्ट, NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स, Cl के 2 मॉलिक्यूल्स, और इसके ऊपर चार्ज नंबर +1 का। तो ये होगा मेरा फॉर्मूला। तो इस तरह से आप लोग का सम हो गया सॉल्व। देख सकते हो बहुत आसान है, इसीलिए एमसीक्यू में कई बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहां पे कई बार आपको कंफ्यूज हो सकता है चीजों की वजह से। तो जितना ज्यादा सिंपल रखोगे, हाँ ठीक है ये बात ये है, ये बात ये है, बस कंफ्यूज नहीं होना, हर चीज में वही थियरी को अप्लाई करो, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो चीतो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एंड होता है यहां पे, और वर्नर थ्योरी भी हमने खत्म कर ली है। तो आगे हम देखते हैं लिगैंड के टाइप्स। ओके, जल्दी से खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा भी नहीं लूंगा मैं, क्योंकि अगले लेक्चर में आईयूपीएससी कंटिन्यू करना है मुझको। तो इसी लेक्चर में आईयूपीएससी भी आपको बता दूंगा, थोड़ा सा जंबल अप हो जाएगा। आईयूपीएससी के लिए लेक्चर नंबर 98 को स्पेयर रख देते हैं। तो चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि पहली बात तो आसान है। अब बोल रहे सर, बोल रहे हर चीज आसान है, हर चीज आसान है, क्योंकि आसान है भाई। नॉर्मल इन्होंने क्लासिफिकेशन बेसिस पे दिया है, चीजें इन्होंने लिख करके दी है किस तरह से सॉल्व होंगी, कुछ इन्होंने इंपैक्टफुल बताया नहीं ऐसे कि आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़े या वो कंटेंट समझ के बाहर हो। ओके, सो इस एज के लिए इट्स वेरी इजी। जस्ट बिकॉज इट्स न्यू, स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन नया बुरा नहीं होता, ठीक है, इतना याद रखो। क्लासिफिकेशन अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो एक इन्होंने दिया है होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक, ठीक है। चलो,
होमोलेप्टिक और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक, राइट। अब होमो और हेट्रो दोनों आपको पता है पहले से, होमोसेपियंस हेट्रोसेपियंस, ठीक है, चलो बायोलॉजी हो गया तो बाजू में रख दो। होमो और हेट्रो मतलब क्या, होमो यानी कि सेम, हेट्रो यानी कि अलग अलग। अब होमोलेप्टिक लिगैंड्स क्या होंगे और हेट्रोलेप्टिक लिगैंड्स क्या होंगे। होमोलेप्टिक यानी कि क्या, अगर मेरे सेंट्रल मेटल एटम से एक ही तरह के लिगैंड चिपके हुए हैं, 6 के 6, जैसे Fe से 6 के 6 साइनाइड के ही लिगैंड चिपके हुए थे, और दूसरा जब मैंने एग्जांपल लिया उसमें कोबाल्ट में इसके अमोनिया के 4 थे, Cl के 2 थे, तो ये हेट्रो आ गया, अलग अलग तरह के 2 लिगैंड्स है चिपके हुए हैं, और इसके साथ एक ही तरह के 6, तो ये होमो हो गया, सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स अटैच्ड टू द मेटल आयन, सो दैट इज होमोलेप्टिक। Heteroleptic, different types of ligands attached to the same metal ion. So that's the basic meaning of classification of complexes, that is two types of complexes. दूसरे में इन्हीं ligands का तुम लोग ले लो on the basis of charge, तो वो होंगे cationic ligands, anionic ligands और neutral ligands, ठीक है। तो कैटायनिक यानी कि क्या, ऐसे लिगैंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओके, वो अटैच होते हैं तो उनको कहते हैं एनायनिक, कैटायनिक लिगैंड्स। एनायनिक लिगैंड यानी कि क्या, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो अटैच है सेंट्रल मेटल आयन को, तो एनायनिक। न्यूट्रल यानी कि क्या, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल साफ साफ देख लोगे, आप लोग पढ़ लोगे तो बहुत आसान है समझना। A positively charged coordination sphere or a coordination compound having a positively charged coordination sphere is called a cationic sphere complex, ठीक है। अब इसमें देख लो, एक अच्छा सा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। अब यहां पे ये बढ़िया एग्जांपल है आपको समझने के लिए। अब ZnNH3 4, ये तो आपको साफ साफ दिखेगा कि एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि साफ साफ ऊपर प्लस चार्ज नजर आ रहा है, राइट, ऊपर प्लस चार्ज नजर आ रहा है साफ साफ, तो ये कैटायनिक। लेकिन अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूं, CONH3 4, सॉरी इट्स 5 and 1 Cl, और बाहर है मेरा SO4, इन्होंने दिया ये भी क्या है, एक कैटायनिक स्फीयर ही है। किस तरह से कैटायनिक स्फीयर हुआ है, देखो। अब SO4, मेरे को पता है SO4 क्या होता है, SO4 का चार्ज हमेशा नेगेटिव होगा, सो SO4 2-, अगर इसके ऊपर 2- है, अगर कोई एनायन यानी कि कोई नेगेटिवली चार्ज्ड बाहर का प्राइमरी एलिमेंट इसके ऊपर अटैच है, तो इसके ऊपर तो प्लस चार्ज ही होगा ना, 2+ वाला, इसीलिए तो 2- अटैच है उसको न्यूट्रल करने के लिए। ये दिख रहा है ना न्यूट्रल आप लोगों को, न्यूट्रल कैसे है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर डेफिनेटली प्लस चार्ज होगा टू मेक इट न्यूट्रल। So that's why the coordination sphere is positive. So this is cationic sphere. ठीक है, that's why this is cationic sphere. तो ये आपको समझना जरूरी है कि प्राइमरी वैलेंसी इसकी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, एनायन या कैटायन। एनायन सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो ये बन गया कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। उसी तरह से एनायनिक होते हैं, अगर बाहर का कोई प्राइमरी वैलेंसी वाला बंदा प्लस चार्ज लेके खड़ा हुआ है तो आपको समझना चाहिए आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर सब्सिक्वेंटली माइनस चार्ज वाला ही होगा, इसीलिए तो क्या हो रहा है, वो न्यूट्रल बन रहा है, तो फिर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज एनायन या कैटायन होगा, ठीक है। न्यूट्रल में ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर में आप लोग बेसिक प्लैटिनम के एग्जांपल ले सकते हो, जहां पे अमोनिया एज अ लिगैंड इस्तेमाल किया गया कई दफा, और या कार्बोनेट कार्बन मोनोऑक्साइड CO एज अ लिगैंड वहां पे इस्तेमाल किया गया, जिन पे ऊपर कोई चार्ज लागू नहीं होता, जस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर वो लोग डोनेट करते हैं और वैलेंसी अंदर की सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगी क्लासिफिकेशन में, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को खत्म करता है, और आगे है IUPAC नेम, जो कि हम लोग जैसे मैंने कहा कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 98 में। तो फिलहाल के लिए आप लोग क्या करो, ये जो मैंने क्लासिफिकेशन बताए इनके नोट्स बना लेना, वर्नर थ्योरी के ऊपर अच्छे से नोट्स बना लेना, और चार्ज नंबर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो ये 3 टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर लो, इतना होमवर्क काफी है। बीच में क्लासेस कुछ कंसिस्टेंट नहीं रही, उसके लिए बहुत माफी चाहता हूं, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से, कुछ इश्यूज की वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई। सो आपकी कंसिस्टेंटली चलेंगी क्लासेस सारी की सारी, जब तक हमारा पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म नहीं होता। आप लोग प्लीज ट्यून रहिए, जो भी डाउट्स होगा पूछा करिए।
टॉपिक्स नए हैं, इंटरेस्टिंग है, अच्छे भी है। सो इफ देयर आर एनी डाउट्स, कुछ भी हो मैं आपको हेल्प कर सकूं, प्लीज शेयर। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीजें करना तो कतई मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को बताओ, पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। आपका जो भी एम है, जो भी आप लोग एस्पायर कर रहे हो, उसके लिए आप लोग प्लीज आगे बढ़ो। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलता हूँ लेक्चर नंबर 98 में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।